आश्चर्य यह था कि सत्यप्रकाश को अपने छोटे भाई से लेश मात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रह गया था तो वह अपने भाई के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या साम्य भाव की घोतक है। सत्यप्रकाश अपने भाई को अपने से कई ऊंचा, कई भाग्यशाली समझता था। उसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है, प्रेम से प्रेम। ज्ञान भी बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से वाद विवाद कर कहता, भैया की अचकन फट गई है, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? माँ उत्तर देती, उसके लिए वही अचकन अच्छी है। अभी क्या, कभी तो वह नंगा फिरेगा। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बचाकर कुछ अपने भाई को दे, पर सत्यप्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता था। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता उतनी देर उसे एक शांतिमय आनंद का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वह सद्भावों के साम्राज्य में विचरने लगता। उसके मुख से कोई भद्दी और अप्रिय बात न निकलती। एक क्षण के लिए ही उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती। एक बार कई दिन तक सत्यप्रकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? क्या सोच रखा है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? तब सत्य ने कहा, मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए हो गए हैं। जाता हूं तो दरवाजे से निकाल दिया जाता हूं। देव ने कहा, फिर क्यों बाकी है? तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो। न सत्य आए दिन चंदे लगा करते हैं, फीस के रुपए चंदे में दे दिए। और जुर्माना क्यों हुआ? सत्य ने कहा, फीस न देने के कारण। तुमने चंदा क्यों दिया? तब सत्य ने कहा, ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दिया। तुम ज्ञानू से जलते हो। सत्य ने कहा, मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा? यहाँ हम और वह दो हैं, बाहर हम और वह एक समझे जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे कुछ नहीं है। तब देव ने कहा, क्यों यह कहते शर्म आती है? सत्य ने कहा, जी हाँ, आपकी बदनामी होगी। देव ने कहा, अच्छा, तो आप मेरी मान रक्षा करते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं है, मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि तुम्हें एक एक क्लास में 3-3 साल पढ़ाऊं और ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिए भी प्रति मास कुछ दूं। ज्ञान बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक ही दर्जा नीचे है। तुम इस साल जरूर ही फेल हो जाओगे और वह जरूर ही पास होकर अगले साल तुम्हारे साथ हो जाएगा। तब तो तुम्हारे मुंह में कालिक लगेगी। सत्यप्रकाश ने कहा, विद्या मेरे भाग्य ही में नहीं है। तब देव ने कहा, तुम्हारे भाग्य में क्या है? भीख मांगना। ओ, तो फिर भीख मांगो, मेरे घर से निकल जाओ। देवप्रिया भी आ गई, बोली, शर्माता तो नहीं और बातों का जवाब देता है। तब सत्यप्रकाश ने कहा, जिनके भाग्य में भीख मांगना होता है वही बचपन में अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया ने कहा, ये जलीकटी बातें अब मुझसे न सही जाएंगी। मैं खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूँ। देवप्रकाश ने भी उसका साथ देते हुए कहा, बेहया है, कल से इसका नाम कटवा दूंगा। भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे। दूसरे दिन सत्यप्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर दी। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असह्य हो गया। जब हाथ पांव न थे, किशोर अवस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, भत्सरना सब कुछ सहकर घर में रहता था। अब हाथ पांव हो गए थे, उस बंधन में क्यों रहता? आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीवी होता है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय, घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाएं कि ज्ञानू आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? जाता हूँ, कहीं नौकरी करूंगा। मैं जाकर अम्मा से कह देता हूँ। सत्यप्रकाश ने कहा, तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊंगा। क्यों चले जाओगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं। सत्यप्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जहां कोई पूछने वाला नहीं है वहां पड़े रहना बेहयाई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूंगा और पेट पालता रहूंगा, और किस लायक हूं? ज्ञानू ने कहा, तुमसे अम्मा क्यों इतना चिढ़ती है? मुझे तुमसे मिलने को मना किया करती है। मेरे नसीब खोटे हैं, और क्या। तुम लिखने पढ़ने में जी नहीं लगाते। लगता ही नहीं, कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूँ यही ना होगा, ठोकर खाऊंगा बला से। तब ज्ञानू ने कहा, मुझे भूल तो ना जाओगे? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूंगा, मुझे भी एक बार अपने यहाँ बुलाना। सत्यप्रकाश ने कहा, तुम्हारे स्कूल के पते से चिट्ठी लिखूंगा।
ज्ञानू रोने लगा और रोते रोते कहा, मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है। सत्य ने उसे कहा, मैं तुम्हें सदैव याद रखूंगा। यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी भी न थी और वह कलकत्ते जा रहा था। सत्यप्रकाश कलकत्ते क्यों कर पहुंचा, इसका वृतांत लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वह हवा में कीले बना सकते हैं, धरती पर नाव चला सकते हैं, कठिनाइयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती। अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कलकत्ते पहुंचना ऐसा कष्ट साध्य न था। सत्यप्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ते में क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा। उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न कठिन भी है और सरल भी है। सरल है उनके लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं, कठिन है उनके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्यप्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में असबाब रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेकर बैठ गया और अनपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां, मनी ऑर्डर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहले कई दिन तो उसको इतने पैसे भी न मिले कि भरपेट भोजन करता, लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों से इतने विनय के साथ बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि बस वे पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न होते। अशिक्षित लोग एक ही बात को 2-2, 3-3 बार लिखाते हैं। उनकी दशा ठीक रोगियों की सी होती है जो वैद्य से अपनी व्यथा और वेदना का वृतांत कहते नहीं थकते। सत्यप्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मजदूरों को मुग्ध कर देता था। एक संतुष्ट होकर जाता तो अपने कई अन्य भाइयों को खोज लाता। एक ही महीने में उसे 1 रुपया रोज मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर से बाहर 5 रुपए महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता, जमीन पर सोता। उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद और दुख न था। घर के लोगों की भी कभी याद न आती। वह अपनी दशा पर संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेम युक्त बातें न भूलती। अंधकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य आंखों के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसके आनंद की सीमा न रही। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है वही तृप्ति इस पत्र से सत्यप्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे भी चाहता है, मुझे भी याद करता है। उसी दिन से सत्यप्रकाश को यह चिंता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार भेजूं। युवकों को मित्र बहुत जल्द मिल जाते हैं। सत्यप्रकाश को भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया, कई बार बूटी भंग शराब कबाब की भी टहरी, आईना तेल कंघी का भी शौक पैदा हुआ जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चला जाता था। इस प्रेम पत्र ने उसके पैर पकड़ लिए। उपहार के प्रयास ने इन दुर्वासनों को तिरोहित करना शुरू किया। सिनेमा का चस्का छूटा, मित्रों को हिले हवाले करके टालने लगा। भोजन भी रूखा सूखा करने लगा। धन संचय की चिंता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी घड़ी भेजूं। उसका दाम कम से कम 40 रुपए होगा। अगर 3 महीने तक 1 कौड़ी का भी अपव्यय न करूं तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानू घड़ी देखकर कैसा खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा हूँ। किफायत की धुन में वह बहुधा दिया बत्ती भी न करता। बड़े सवेरे काम करने चला जाता और सारे दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दूनी होती जाती थी। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। 2 ही महीने में उसके पास 50 रुपए एकत्र हो गए और जब घड़ी के साथ सुनहरी चेन का पार्सल बनाकर ज्ञानू के नाम भेज दिया तो उसका चित्त इतना उत्साहित था मानो किसी निसंतान पुरुष के बालक हुआ हो। घर कितनी कोमल पवित्र मनोहर स्मृतियों को जागृत कर देता है। यह प्रेम का निवास स्थान है। प्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है। किशोर अवस्था में घर माता पिता भाई बहन सखी सहेली के प्रेम की याद दिलाता है। प्रौढ़ावस्था में गृहिणी और बाल बच्चों के प्रेम की। यही वह लहर है जो मानव जीवन मात्र को स्थिर रखता है, उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही वह मंडप है जो जीवन को समस्त विघ्न बाधाओं से सुरक्षित रखता है। सत्यप्रकाश का घर कहाँ था? वह कौन सी शक्ति थी जो कलकत्ते के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी? माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल बच्चों की चिंता नहीं, उनका रक्षक उद्धारक, उसका परितोषक केवल ज्ञान प्रकाश का स्नेह था।
उसी के निमित्त वह एक एक पैसे की किफायत करता था। उसी के लिए वह कठिन परिश्रम करता था और धन उपार्जन के नए नए उपाय सोचता था। उसे ज्ञान प्रकाश के पत्रों से मालूम हुआ कि इन दिनों देव प्रकाश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वह एक घर बनवा रहे हैं जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पड़ा है। इसलिए अब ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तब से सत्यप्रकाश प्रतिमा ज्ञानू के पास कुछ न कुछ अवश्य भेज देता था। वह अब केवल पत्र लेखक न था, लिखने के सामान की एक छोटी दुकान भी उसने खोल ली थी। इससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। रसिक मित्रों ने जब देखा कि अब वह हत्थे नहीं चढ़ता तो उसके पास आना जाना छोड़ दिया। तो आखिर देव प्रकाश का क्या हुआ? ज्ञान प्रकाश क्या कुछ छुपा रहा था? घर में क्या चल रहा था? आगे की कहानी जरूर सुने भाग 3 में। अब तक की कहानी सुनने के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। ऐसी ही प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।